तो देखिए बीटीआर जो है, एक तो उसमें जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, या तो जातक का सही समय नहीं पता होता, वो कहता है कि मेरा इतने से इतने बजे से इतने बजे के बीच हुआ होगा, या मेरा सुबह इतने बजे से इतने बीच, या दोपहर को या शाम को, जब उसको सही टाइम नहीं पता होता। तो ऐसे में रेक्टिफिकेशन किया जाता है, और अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग फॉलोइंग रूल्स हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को टेलीग्राम में जो बताया था, उसमें काफ़ी रूल्स अच्छे भी हैं, और उसमें मैं एक बार वो निकाल लूँ रूल्स जो हैं। और उसमें ये बताया था कि सबसे पहले जो है हम निम्नलिखित जो रूलिंग ग्रह हैं, लगन के चारों को रूलिंग, चंद्र के चारों को रूलिंग दिन स्वामी, और उसके अलावा राहु केतु की बात की थी कि राहु केतु सीधे आ जाए तो ठीक है, नहीं सीधे आते तो जिस ग्रह की वो राशि में है, यदि वो राशि स्वामी रूलिंग ग्रहों में आया है, तो राहु केतु जिस उपनक्षत्र में है, यदि वो भी रूलिंग ग्रहों में, तभी उनको लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो ये एक इसमें था। और यहाँ पर जन्म को सुनिश्चित करने के लिए, कि लगन को हम सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर चंद्र के को रूलिंग लेते हैं, और जन्म के नक्षत्र को सुनिश्चित करने के लिए लगन के को रूलिंग लेते हैं। तो इसमें आपको मैं ये बता दूं कि कई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो, जैसे चंद्र का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी जो भी आए हैं, उन चारों के द्वारा ही लगन को निश्चित करते हैं। अब हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि उन चार जो राशि स्वामी होता है उन चारों में से नहीं होता, या जो नक्षत्र स्वामी होता है उन चारों में से नहीं होता। तो यहाँ पर एक थोड़ी दुविधा होती है। इसके अलावा एंड्रयू दत्ता जी का रूल है, उसमें वो रूल ऑफ ओरिजिन और 3 तरह के वो रूल्स लेते हैं। तो उसमें भी कॉम्बिनेशन है कि जैसे जो जन्म समय के जो को रूलिंग हैं, जैसे लगन का राशि स्वामी, फिर नक्षत्र स्वामी, फिर उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, इसी तरह से रूलिंग ग्रहों का। तो जो रूलिंग ग्रह आए हुए हैं, या तो वो सेम हो, या वो एक दूसरे के नक्षत्र में हो। एंड्रयू दत्ता के जो रूल हैं उसमें इस प्रकार से देखते हैं। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि जब तक हम इस पर प्रैक्टिकली थोड़ा सा इस विषय को पहले ना समझे, तब तक हमें क्लियर नहीं होगा। अभी जैसे हमने चार्ट लिया था, तो जैसे साइन लॉर्ड शुक्र है, नक्षत्र लॉर्ड गुरु है, उप नक्षत्र गुरु के बाद शनि, बिल्कुल वो कपल्स ऑफ सेकंड्स की बात है कि वो बदला है। तो ऐसे में गुरु है कि शनि है, तो ऐसे में ये होता है कि जो रूलिंग ग्रह हैं उनको देखा जाए, तो गुरु रूलिंग ग्रहों में आ रहा है या शनि रूलिंग ग्रहों में आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली इसमें देखते हैं। तो ये जैसे रूलिंग ग्रह हैं। अब यहाँ पे उप नक्षत्र स्वामी गुरु है कि शनि है, तो मैं आपको ये बता दूं कि शुरुआत में 4 रूलिंग ग्रह लिए जाते थे। लगन का राशि स्वामी, चंद्र का नक्षत्र स्वामी, चंद्र का राशि स्वामी और दिन स्वामी। तो लगन का राशि स्वामी जैसे सूर्य है, चंद्र का नक्षत्र स्वामी मंगल है, चंद्र का राशि स्वामी शुक्र है और दिन स्वामी शुक्र है। तो गुरु और शनि में इसमें से कोई नहीं आया। और यदि हम इस तरह से भी देखें तो गुरु और शनि में कोई नहीं आया। तो उप नक्षत्र कौन सा इसमें सही है, तो उसके लिए भी ये देखा जाता है कि जो ट्रांजिट चार्ट है, तो लगन में स्थित ग्रह और लगन के ऊपर दृष्टि डालने वाले ग्रह, या फिर रूलिंग ग्रह के साथ कोई ग्रह कंजंक्शन में हो, तो उसको लिया जाता है। अब यहाँ पर ना तो गुरु आया है ना शनि आया है, तो उप नक्षत्र के तौर पर कौन हो सकता है, उसके लिए
तो अभी जैसे कि ये अभी का बिल्कुल ये एक तरह से टाइम चार्ट लिया है। तो हालांकि वहाँ पे तुला लगन की कुंडली थी, तो तुला लगन को यदि हम देखते हैं तो लगन में यदि टाइम चार्ट के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे क्योंकि मौजूदा समय का सिंह लगन दर्शा रहा है, तो तुला लगन को लें तो लगन में कोई नहीं है और उसके बिल्कुल सामने भी कोई नहीं है। तो यहाँ पर यदि किसी की दृष्टि है तो वो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की दृष्टि जो आ रही है। तो गुरु अब यहाँ पे आया, अब शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गुरु और शनि दोनों की दृष्टि जो है एक तरह से यदि तुला लगन है तो तुला लगन के ऊपर आ रही है टाइम चार्ट में। तो अब गुरु और शनि की तो दोनों की दृष्टि आ गई, तो इनमें से किसकी दृष्टि ज़्यादा स्ट्रांग है यदि वो हमने देखनी है तो तीसरे भाव में यहाँ पर तो और गुरु 9 डिग्री पर है, शनि जो है 19 डिग्री पर है। तो तीसरा भाव कन्या के 29 डिग्री से शुरू है, यानी कि 29 डिग्री कंप्लीट होने के बाद तुला शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु की 9 डिग्री ज़्यादा पास है जबकि शनि की 19 डिग्री फार वे है। ऐसा ही हम मानेंगे कि एक तरह से तुला लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि, तो गुरु को वहाँ पे सब लॉर्ड के रूप में, मैं अब वही चार्ट जो है उनका दोबारा से खोल रहा हूँ। तो एक तरह से अब यहाँ पर जो हमने लिया था, यहाँ पर ये गुरु, इसको एक तरह से ले सकते हैं शुक्र गुरु गुरु राहु। तो वो कुछ सेकंड्स पहले का एक तरह से यहाँ पर समझा जा सकता है, शुक्र गुरु गुरु राहु। तो एक तो ये तरीका होता है कि इस तरह से हम इसमें देखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा तो हमें पता चला कि रूलिंग ग्रहों के द्वारा, रूलिंग ग्रह जो आए हुए थे उसमें ना तो शनि था ना गुरु था। हमने फिर टाइम चार्ट लिया, जिस समय 8:23 पर ये चार्ट लिया था, तो तुला लगन के अकॉर्डिंगली गुरु और शनि की दृष्टि आ रही थी और उसमें से जिसकी डिग्री क्लोज थी उसको लेकर हमने माना। एक तो ये BTR का तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका समझिए, यहाँ पर मैं कोई और चार्ट ओपन करता हूँ। कि जैसे मान लो मैंने किसी का ये चार्ट लिया बॉय। अब ये मैंने जैसे चार्ट लिया और इसमें मान लो शादी के संबंध में देखना है, तो हम किसी की जन्म कुंडली में ये देखते हैं सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी। अब हमें क्या पता कि जिस भाव के उपनक्षत्र से हम प्रॉमिस देखने जा रहे हैं क्या वो जो उसने विवरण दिया है उसके अनुसार क्या सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी सही है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो जातक ने विवरण दिया है वो ये कहे कि हाँ मेरे माता पिता के अनुसार यही विवरण सही है। तो हमने मान लिया कि ये जो उसके माता पिता के अनुसार विवरण सही है, तो ये हमने चार्ट लिया। अब सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, शादी का प्रश्न पूछा है तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है, तो क्या शनि रूलिंग ग्रहों में आ रहा है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर रूलिंग ग्रह जब आएंगे
अब यहाँ पर ये रूलिंग ग्रह आ गई, तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि, तो आप देख सकते हैं लगन के नक्षत्र स्वामी सूर्य, लगन का राशि स्वामी बुध, चंद्र का नक्षत्र स्वामी सूर्य, चंद्र का राशि स्वामी शुक्र और दिन स्वामी बुध। तो शनि 12 तारीख का दिखा रहा है, आज 14 है। चलो मान लीजिए हमने 12 को लिया था। आई थिंक ये केपी स्टार वन में ना, जिस दिन ये मैंने शायद 12 तारीख को ये चार्ट इनका किसी का लेकर देखा था, तो इस वजह से वो 12 तारीख के रूलिंग दिखा रहा है। चलो मान लो हमने, क्योंकि ये भी होता है कि हम किसी का चार्ट 2 दिन बाद 4 दिन बाद देखें तो हर बार नहीं ना उसको चेक करेंगे कि रूलिंग ग्रहों में उस भाव का उपनक्षत्र आ रहा है। तो एक फर्स्ट टाइम में ही मान लो, ये फर्स्ट टाइम हमने जब 12 तारीख को लिया तो उसके अकॉर्डिंगली रूलिंग ग्रह हैं। क्योंकि आज मान लो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जैसे शनि पहले 5 रूलिंग ग्रहों में नहीं आ रहा, आपने कल को या हफ्ते बाद चार्ट लिया तब आ जाएगा, तब आप क्या सोचोगे कि इसका मतलब ये सही है। लेकिन जिस समय हमने ये पहली बार चार्ट लिया उस समय नहीं आया। जब भी हम किसी का पहली बार चार्ट लेते हैं तब हम जैसे रूलिंग ग्रह नोट कर लेते हैं। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी रूलिंग ग्रहों में नहीं आया, तो हमने देखना है शादी का प्रॉमिस। ये मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको। अब शनि रूलिंग ग्रहों में नहीं आया, तो शनि विषोंतरी दशा में शनि से पहले गुरु आता है, उसके बाद बुध आता है। यानी कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि रूलिंग ग्रहों में नहीं आया। यदि मान लो ऐसे टाइम पे जन्म हुआ हो, ठीक है, उन्होंने 9:30 बजे का जन्म टाइम दिया है, हो सकता है 9:29 पर हुआ हो सकता है 9:28 पर हुआ हो सकता है 9:31 पर हुआ हो सकता है 9:32 पर हुआ हो, तब भी 9:30 राउंड फिगर वो जो है नोट हो जाता है। तो ऐसे में अब शनि तो रूलिंग ग्रहों में नहीं आया, तो शनि से पहले गुरु आता है, शनि के बाद बुध आता है। तो गुरु और बुध में से कौन रूलिंग ग्रहों में आ रहा है? अब यहाँ पर यदि हम देखें तो बुध रूलिंग ग्रहों में आ रहा है, गुरु नहीं आ रहा। इसका मतलब जो 9:30 का टाइम है उसके शायद कुछ 1-2 मिनट बाद हुआ हो, तो वहां पर सप्तम का उपनक्षत्र शनि बदलकर बुध आ गया हो। तो अब बुध के द्वारा हमने देखा, तो बुध यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 2-7, यानी कि शादी का प्रॉमिस दे रहा है। हालांकि शनि देखें, शनि भी 2 दिखा रहा है, ये नहीं है कि नहीं दिखा रहा। और उसके ऊपर जो गुरु था, गुरु को देखे तो वो भी अपने लेवल पर 2 दिखा रहा है, लेकिन अपने नक्षत्र के द्वारा 4-5 दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि अगर मान लो जन्म समय में जो हमें दिया गया है, अगर बाय चांस 1-2 मिनट ऊपर नीचे का फर्क होगा, तो हमने जो विषय हम देख रहे हैं उसका मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि रूलिंग ग्रहों में हो तो आप उसको लेकर देख लें। मान लो सप्तम का उपनक्षत्र शनि है और ये मान लो हमें रूलिंग ग्रहों में मिला, तो हम इसी को ही मानकर देख लेंगे कि हाँ ये प्रॉमिस मिल रहा है। अब यहाँ शनि नहीं मिल रहा था, तो हमने देखना है कि क्या इससे पहले गुरु या इसके बाद बुध, इन दोनों में से कोई आया है। तो यहाँ पर बुध आया है, तो बुध को हमने देखा, ये प्रॉमिस दे रहा है, तो हमने कहा हाँ प्रॉमिस मिल रहा है। प्रॉमिस मिलने के बाद आपको मालूम है आगे की प्रक्रिया, 2, 7, 11 भावों के कार्येश ग्रहों को देखते हैं। एक तरह से ये इंस्टेंट बीटीआर है कि मौजूदा समय में जो जातक ने बोला मेरा जन्म समय बिल्कुल सही है, फिर भी हमने अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि देखिए हमारा प्रॉमिस उस भाव, मुख्य भाव के उपनक्षत्र पर निर्भर होता है। तो रूलिंग ग्रहों के द्वारा उसने हमें बुध को दिया, तो बुध के द्वारा हमने देखा हाँ प्रॉमिस मिल रहा है, और ये हमेशा आजमाया हुआ है कि ये ऐसा करना सही रहता है। यदि मान लो वो कहता है कि नहीं मेरा तो जन्म जी 9:15 से 9:30 के बीच हुआ है, फिर बीटीआर करने की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी देर की? सिर्फ 15 मिनट की। ऐसा ही होगा ना। तो अभी यहाँ पे उसने कहा जन्म समय बिल्कुल सही है, जो मुख्य विषय है उसके अकॉर्डिंगली हमने देख लिया। अभी इस जो इंस्टेंट बीटीआर है, इसके ऊपर आप में से किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, तो उसके बाद मैं आगे फिर अन्य विधि की तरफ बढ़ूं। नहीं सर, ये तो क्लियर है, इंस्टेंट बीटीआर। ठीक है, ये क्लियर है जी। तो ये हो गया कि हमारा जब हमारे पास जन्म विवरण सही आता है तो ऐसी स्थिति में हमें पता चलता है कि ये सही है।
अब मान लो यही चार्ट आया, उसने बोला मेरा 9:15 से 9:30 के बीच का समय है, तो रूलिंग ग्रह हमारे समक्ष हैं। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है 4 रूलिंग ग्रह लिए जाते थे। लगन का राशि स्वामी यानी कि यहाँ पे बुध है, चंद्र का नक्षत्र, चंद्र का राशि यानी कि सूर्य और शुक्र, और दिन स्वामी बुध, और नोट्स के रूप में यदि कोई आ जाए, ये LSRD। और उसके बाद 5 रूलिंग ग्रह लिए जाने लगे। उसके बाद लगन का राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र भी, चंद्र का राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र भी, दिन स्वामी भी। और उसके बाद लगन के चारों को रूलिंग, चंद्र के चारों को रूलिंग, दिन स्वामी। तो आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां किस तरह से बदलती रही। तो मान लो 9:15 से 9:30 के बीच में इसने बोला कि मेरा जन्म समय हो सकता है। हमने यूटिलिटीज को खोला तो हमारा एक टाइम फ्रेम हमें मिल गया कि 9:15 से 9:30। लॉजिकली बात करनी है हमने, 9:15 से 9:30। सबसे पहले हम देखेंगे राशि स्वामी के ऊपर। क्या राशि स्वामी 9:15 से 9:30 के बीच बदल रहा है? नहीं बदल रहा। अब चाहे, हालांकि राशि स्वामी शुक्र रूलिंग ग्रहों में आया है, तो 9:15 से 9:30 के बीच राशि स्वामी नहीं बदल रहा, तो चाहे वो रूलिंग ग्रहों में ना भी आया हो, हम उसे सही मानेंगे क्योंकि वो हमारे टाइम फ्रेम के अंदर है। यदि मान लो यहां पर जैसे शुक्र होता और उससे ऊपर, क्योंकि शुक्र से पहले केतु की दशा आती है, उससे ऊपर केतु होता, फिर हम केतु या शुक्र में से चुनाव करते। लेकिन यहां पर 9:15 से 9:30 के बीच में राशि स्वामी नहीं बदल रहा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं कि उसने 9:15 से 9:30 बोला है, हमने फिर भी चलो 9:05 से देख लिया, 9:05 से लेकर 9:35 तक देख लिया, नहीं बदल रहा। तो ये क्लियर है पॉइंट आपको कि इसका मतलब इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब 9:15 पर अब हम देखेंगे नेक्स्ट, स्टार लॉर्ड क्या बदल रहा है। तो 9:15 से 9:30 में क्या स्टार लॉर्ड बदल रहा है? आप देखें, नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा। इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब उपनक्षत्र पर आ जाएं। उपनक्षत्र पर हमें बदलता हुआ दिखाई देगा। किस तरह से? 9:15 पर राहु, फिर गुरु, और उसके बाद राहु गुरु, और 9:30 पर यहां पर शनि। तो राहु गुरु शनि में से उपनक्षत्र स्वामी कौन सही है, ये रूलिंग ग्रहों के द्वारा हमने देखना है। तो ये हमारे रूलिंग ग्रह हैं, सूर्य बुध, राहु सूर्य शुक्र बुध। तो यहां पर रूलिंग ग्रहों में यदि हम देखें, हमने राहु गुरु शनि में से देखना है, हमें राहु मिल रहा है। और जिस रूलिंग ग्रह को आप यूज कर चुके हैं उसको आप टिक कर लें, उसको दोबारा यूज ना करें, ये भी हमने ध्यान में रखना है। तो राहु हमें मिल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि उपनक्षत्र पर 9:15 से हमने लेना है, 9:15 से 9:18 के बीच, इस तरह से 9:15 से 9:18 के बीच हम देखेंगे कि राहु को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है आगे उप नक्षत्र की। तो 9:15 से 9:18 के बीच ही देखना है, अब 9:30 तक नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमने टाइम फ्रेम में इतने पार्ट को लिया है, 9:15 से 9:18। हमारा शुक्र सिलेक्टेड है, राहु सिलेक्टेड है, राहु फिर दोबारा सिलेक्टेड हो गया। अब 9:15 से 9:18 के बीच उप नक्षत्र कौन आता है? शुक्र सूर्य चंद्र मंगल। तो शुक्र सूर्य चंद्र मंगल में कौन है? तो यहां देखेंगे आपको सूर्य। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं शुक्र राहु, राहु सूर्य, ये हमने रूलिंग ग्रहों के द्वारा इस तरह से सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद जो हमारे आगे के नियम हैं जो आपको बताए गए थे कि ये सिलेक्ट करने के बाद अब एक्चुअल में जो ये जन्म कुंडली है जिनकी भी,
इन्होंने तो 9:30 बजे का हमें टाइम दिया। तो हम जब हमारा ये होता है तो लगन का उपनक्षत्र जो है, जैसे यहाँ शनि है, उसका संबंध जो है जन्म के नक्षत्र के साथ होना चाहिए। तो लगन का उपनक्षत्र शनि है, जन्म का नक्षत्र क्या है, चंद्र है। तो शनि और चंद्र का क्या संबंध बनता है ये हम देखते हैं। तो यदि वो संबंध बनता है तो हम मानते हैं कि ये जो है सही है। अब चंद्र अपने ही नक्षत्र में है और शुक्र के उपनक्षत्र में है, शनि जो है शुक्र के उपनक्षत्र में, तो तीसरे प्लैनेट के द्वारा चंद्र और शनि का संबंध बनता है। फिर उसके बाद आपको जो बाकी के जो इसमें नियम बताए गए थे कुछ, आप उसमें से ये देख लें कि जितने अधिक मिल रहे हो उसको आप मान लें। अब जैसे नवम भाव का नक्षत्र या उपनक्षत्र, अब यहाँ पे राहु और शनि है, तो राहु शुक्र की राशि में है, तो वहां पर बोला है सूर्य गुरु और शुक्र नवम का नक्षत्र या उपनक्षत्र हो। तो यहाँ पे नवम का नक्षत्र स्वामी राहु जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शुक्र की राशि में है और शुक्र जो है काम कारक है, तो इसलिए एक तरह से ये यहाँ पर पॉइंट बनता है। उसके बाद ये बताया गया था कि दशम भाव का उपनक्षत्र किसी तरह लगन के नक्षत्र या उपनक्षत्र या उपनक्षत्र के साथ जुड़ा हो। तो दशम का नक्षत्र शनि, उपनक्षत्र राहु, तो लगन का राहु शनि, ये भी एक तरह से क्लियर कट जुड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जीवन की घटनाओं को, तो इस जातक की जो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिस दिन वो घटित हुई हैं उस दिन की जो दशा स्वामी है, चारों के चारों, जैसे मान लो चलो हम कहते हैं कि इसकी राहु मंगल सूर्य में शादी हुई, हम ये कहते हैं राहु मंगल सूर्य शनि 3 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में, चलो मैं पिछला पीरियड ले लेता हूँ क्योंकि ये तो अभी करंट पीरियड है, जैसे 24 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच शादी हुई, तो राहु मंगल शुक्र गुरु ये चारों के चारों 2, 7, 11 में से किसी न किसी के कार्यश होने चाहिए। तभी हम मानेंगे कि 2, 7, 11 के कार्यश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में शादी हुई। तो ये हमारा इस तरह से शादी, संतान, चाहे नौकरी, तो जो विषय है उसके जो कार्यश भाव है उसके द्वारा हम वो देखेंगे कि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि क्या वो दर्शा रहे हैं, क्या उनमें से किसी के कार्यश हैं। यदि हैं तो हमारे इवेंट्स मैच कर रहे हैं, तो हमारा जो रेक्टिफिकेशन किया हुआ चार्ट है वो सही है। उसके बाद जब भी आप उसका चार्ट लेंगे, इसके अलावा एक और बात आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स हम देखते हैं, अब उसको हमने देखा कि दशा क्या चल रही थी, राहु मंगल, तो यहाँ पे रूलिंग ग्रहों में राहु महादशा स्वामी के रूप में जो है आ रहा है। अधिकतर ये होता है कि जो दशा स्वामी होते हैं वो जिस समय चार्ट लिया होता है ना, उस समय वो रूलिंग ग्रहों में आ रहे होते हैं। तो अभी मौजूदा समय में राहु, मंगल, शुक्र और राहु मंगल शुक्र महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को देखें तो राहु मंगल शुक्र में से राहु और शुक्र जो है रूलिंग ग्रहों में मौजूद हैं। तो दशा स्वामी भी जो है रूलिंग ग्रहों में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जो है बीटीआर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पर कोई प्रश्न हो तो ये आपको तरीके बताए हैं कि इस तरह से, तो रूलिंग ग्रहों का उपयोग करते हुए, तो यहाँ पर अब प्रश्न हो तो वो आपके अनुसार उसको फिर बताया जाएगा, वो आप पूछ सकते हैं।
सर ये होने के बाद थोड़ा मेरा भी चेक कर देंगे। यहाँ पर हाँ, वो आपका चेक कर लेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जब भी हम रूलिंग ग्रह लेते हैं तो उसमें चंद्र का शनि के साथ संबंध बनता है ना, जब वो पुनर्फू होता है, यानी कि हाँ वो मैरिज में इफेक्ट करता है। नहीं, मैरिज में तो करता है, बीटीआर में भी उसका एक रोल होता है, वो भी बता देता हूँ आपको। कि अब यहाँ पे चंद्र के जो चारों को रूलिंग देखने हैं रूलिंग ग्रहों के, तो ट्रांजिट साइन स्टार सब प्राणा, ये हम यदि इसको खोलते हैं तो अब ये देखिए, ये ऊपर आप देख रहे हैं कि ये हमने जो ये चंद्र का राशि नक्षत्र उप नक्षत्र, तो चंद्र का शुक्र सूर्य राहु, तो यहाँ पे ये मैंने अभी जो टेबल खोला है चंद्र का शुक्र सूर्य राहु, आगे उप नक्षत्र चंद्र, सूक्ष्म दशा लॉर्ड शुक्र, प्राण लॉर्ड केतु, तो फिफ्थ तक ये सब लॉर्ड तक बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, चाहे यहाँ तक ये पहले 4 लेवल पर ही देख लें कि चंद्र का यदि शनि के साथ संबंध बन रहा हो तो वो पुनर्फू हो गया। अब इसका बीटीआर में क्या रोल है ये भी बता देता हूं कि मान लो आपको उन्होंने ये बोला कि मेरे जन्म समय में जो है फर्क है, अभी तो ये हमने 15 मिनट का देखा था, मान लो वो कहता है कि 1 घंटे के दरमियान समय हो सकता है, यानी कि 9:30 बजे का इनका जन्म है, तो 9:30 बजे से 10:30 बजे, तो मान लो ये 9:30 बजे हमने शुक्र राशि स्वामी देखा। अब उसके बाद हम 10:30 बजे की तरफ जाते हैं तो शुक्र ही है, जबकि नक्षत्र बदल गया। अब तो ऐसी भी स्थिति आपके पास आ सकती है कि 1 घंटे का जो है टाइम फ्रेम मिले। तो जब 9:30 बजे लिया था हमने, राहु नक्षत्र था, उसके बाद गुरु आ गया, तो सीधी सी बात है कि जो चंद्र का शनि के साथ संबंध है पुनर्फू यानी देरी, तो सीधे तौर पर आप जंप कर जाएंगे गुरु नक्षत्र की तरफ, यानी 9:30 से 10:30 का जो टाइम था अब वो 10:12 से 10:30, यानी कि आपने देखना है कि नक्षत्र वही अब गुरु ही चल रहा है, तो बाद वाले की तरफ चले जाना है। यदि मान लो कोई पीरियड ऐसा हो जिसमें आधे घंटे का समय हो, राशि स्वामी ना बदल रहा हो, नक्षत्र स्वामी ना बदल रहा हो, उप नक्षत्र स्वामी 2 या 3 आ रहे हों, तब ऐसी स्थिति में यदि चंद्र का शनि के साथ संबंध, यानी कि चंद्रमा जो है शनि की राशि में हो, चंद्रमा या शनि की राशि में हो या शनि के नक्षत्र में हो या शनि के उप नक्षत्र में हो या शनि के उप नक्षत्र में हो, तो वो पुनर्फू। तो ऐसे में जितने उप नक्षत्र आ रहे हैं लास्ट वाले उप नक्षत्र की तरफ चले जाएं। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, गुरु उप नक्षत्र दिख रहा है, शनि दिख रहा है, बुध दिख रहा है, तो मान लो चलो 10:18 से 10:38 का पीरियड दिया है, तो पुनर्फू यानी कि चंद्रमा मान लो यहाँ पे शनि कहीं ना कहीं आ रहा है, तो हम सीधे लास्ट वाले यानी बुध उप नक्षत्र की तरफ चले जाएंगे, यानी कि 10:30 से 10:38। अब इसके दरमियान आगे का उप नक्षत्र हमने रूलिंग ग्रहों के द्वारा चुनना है। तो ये एक स्थिति होती है कि ऐसे हम जो है पुनर्फू का इसमें इस्तेमाल करती हैं। अब किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकती हैं। और आपको यह भी बता दूं, कुछ दिग्गज एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो जब पुनर्फू आता है वो क्या करते हैं, मान लो 2 राशि स्वामी आए, यानी कि अगर जातक ने बोला कि मेरा 1 घंटे में अंतर हो सकता है, तो लगन संधि पर भी कई बार ये होता है कि हम देख ही लेते हैं। यहां पर फर्ज कर लो कि इस जातक का जन्म 10:55 बजे दिया गया, लेकिन उसने ये बोला कि मेरा जन्म 10:55 से
11:15 के बीच हो सकता है। तो यहाँ पे शुक्र राशि स्वामी आ गया, मंगल भी राशि स्वामी आ गया। या फिर वो और टाइम को बढ़ा लेते हैं कि 10:55 से मान लो 11:30 तक, तो शुक्र और मंगल आए। अब पुनर्फू में वो क्या करते हैं, आगे वाला राशि स्वामी चुन लिया। तो आगे वाला जब राशि स्वामी चुन लिया, मान लो ये मंगल राशि स्वामी है, अब इसके दौरान नक्षत्र भी या 2 या 3 आ रहे हैं, जो भी टाइम लैप्स दिया गया है, तो उसमें वो नक्षत्र पर भी लास्ट वाले में चले जाते हैं, फिर वो उप नक्षत्र पर भी लास्ट वाले में चले जाते हैं, फिर ऐसी तरह से वो उप नक्षत्र में भी। तो वो पुनर्फू का बार बार इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेरे हिसाब से पुनर्फू का एक बार इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कई बार ये होता है, कोई जातक ना 2 घंटे का गैप बता देता है। अब वो 2 घंटे में क्या होता है, राशि स्वामी भी बदल सकता है, नक्षत्र भी कई आ सकते हैं। उप नक्षत्र तो ऑब्वियस है कि जो 3 नक्षत्र आ सकते हैं, ये मान के चलिए 1.5-2 घंटे के दरमियान। तो 3 नक्षत्र यदि आए, सबसे लास्ट वाला तीसरा नक्षत्र चुना, अब उस तीसरे नक्षत्र के अंतर्गत फिर सभी उप नक्षत्र आएंगे, तो फिर उसमें लास्ट वाले पे चले गए। तो एक्चुअल में जब मैंने ये ऐसी कुछ एग्जांपल ली कि जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी का सही जन्म समय पता हो, उस पर हम यदि प्रैक्टिकल करें तब हमें, तो मैंने देखा कि उस तरीके को अपनाएं। अब मान लो जन्म हुआ था 10:30 बजे, उन्होंने मेरे को दे दिया 10 से 11:30, तो चलो 10 मैं नेक्स्ट नक्षत्र पर पहुंचा, तो वो तो चलो हो गया कि जैसे राशि स्वामी नेक्स्ट पर पहुंचा तो वो 10:30 के करीब में पहुंच गया। लेकिन जो टाइम गैप दिया है, अब उसमें आखिरी की तरफ जाते हैं तो वो 10:30 भी क्रॉस कर जाता था, यानी लास्ट पे चले जाते थे। एक्चुअल में 10:30 का टाइम दिया हुआ है। इस पर हालांकि मैंने अपने बेटे का उदाहरण लिया, कुछ मेरे जो रिलेटिव्स थे उनके बच्चों के, क्योंकि बच्चों का जन्म विवरण सही मिलता है उन्हें आज के टाइम में लगभग। तो उसमें मैंने ये देखा कि पुनर्फू एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं एक आपको इसमें बीटीआर किया हुआ एक वो दिखा रहा हूं अभी। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर जिनका ये जन्म विवरण है, तो टाइम बिटवीन 4:45 से 6:15। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है, यानी कि 4:45 सुबह से 6:15 सुबह। रूलिंग ग्रह जो लिए गए हैं, लगन के रूलिंग ग्रह मंगल बुध राहु गुरु, यानी चार को रूलिंग, चंद्र के 4 को रूलिंग, दिन स्वामी। अब यहाँ पे देखिए नोट, एज मून इज इन द सब ऑफ सैटर्न देयर इज पुनर्फू इन द आरपी चार्ट, बोथ द नोड्स आर इन द सब ऑफ जुपिटर एंड इट इज इन टोटल 9 आरपी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राहु और केतु यदि रूलिंग ग्रहों में ना आए हों, हालांकि यहाँ पे राहु आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि राहु और केतु जो है वो जुपिटर के सब में है, और जुपिटर जो है यहाँ पे रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। राहु इज इन द साइन ऑफ मरकरी which is in moon 4 RPs. Ketu is conjoined with Saturn which is in 4 RPs. Both the nodes Rahu and Ketu are to be included in the moon RP. तो अब ये मून के जो शुक्र राहु शनि बुध थे, इसमें राहु और केतु भी जुड़ गए। तो आप देख सकते हैं शुक्र राहु शनि बुध राहु एंड केतु। तो अब ये लोकेशन है। अब इसमें ट्रांजिशन इंफॉर्मेशन, यानी कि ये अब आपको जो रजिस्टर पे वर्कआउट करना होता है साथ में, कि टाइम फ्रेम मिला था आपको 4:45 से 6:15। तो 4:45 जैसे गुरु को राशि चल रही थी और उस समय शनि का नक्षत्र, तो 4:56 पर जैसे गुरु की ही राशि थी लेकिन बुध का नक्षत्र चल पड़ा था। तो ये आपने 2 जो हैं स्टार्टिंग टाइम नोट किए, और उसके बाद फिर लगन भी बदल गया और मंगल का लगन आया, यानी मीन के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेष लगन में केतु का नक्षत्र आता है, तो
तो ये 3 इंफॉर्मेशन आई हमारे पास। चंद्र के जो रूलिंग शुक्र, राहु, शनि, बुध, राहु और केतु, और एज मून आरपीज सैटर्न, मरकरी एंड केतु जो है कॉमन प्लेनेट आई। लेकिन पुनर्फू की वजह से लास्ट वाली ऑप्शन चुनी यहां पर। केतु इज सिलेक्टेड एट द लास्ट वन। ठीक है, अब ये मान लो 5:35 से अब 6:15, क्योंकि 5:35 पे स्टार्ट हुआ और ये चुन लिया गया है, तो 5:35 से 6:15 का पीरियड। तो यहां पे आप देखिए 5:35 पे मंगल केतु केतु, फिर 5:37 पे मंगल केतु शुक्र, 5:44 पर मंगल केतु सूर्य, फिर 5:46 पर मंगल केतु चंद्र, इस प्रकार से। तो अब और उसके बाद ये क्योंकि 6:15 तक, तो यहां पर 6:10। तो अब इनमें से कौन सा चुना गया? वी हैव वीनस, राहु, सैटर्न, मरकरी, राहु एंड केतु एज मोनार्पी ड्यू टू पुनर्फू। सैटर्न इज सिलेक्टेड एज सबलॉर्ड ऑफ लग्न। यानी कि या तो पहली बार पुनर्फू में लास्ट ऑप्शन दिया गया, उसके बाद ये कि या तो लास्ट ऑप्शन लिया जाए या फिर जहां पर शनि आ जाए, क्योंकि शनि के कारण ही जो है पुनर्फू जो बनता है। चंद्रमा शनि की राशि में हो, शनि के नक्षत्र में हो, शनि के उपनक्षत्र या शनि के उप नक्षत्र में। तो अब यहां पर शनि को चुन लिया गया, यानी 6:03 से 6:10। अब आप ये देखो कि 4:45 से 6:15 का समय दिया था और पुनर्फू बार बार लेने से बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच गई। और एक्चुअल जब मैंने ये तो चलो अननोन टाइम था कि वाकई में इनका जो है जन्म समय नहीं मालूम था। तो अब ये देखो कहां पे जाके इन्होंने फाइनल जो टाइम जो है सिलेक्ट हुआ है। फाइनल टाइम आपको मैं बता देता हूं, 6:09:28। 4:45 से 6:15, तो 6:09:28 पर पहुंचे, क्योंकि वो बार बार पुनर्फू लिया गया। यहां पर भी पुनर्फू, बार बार तो जब भी बार बार पुनर्फू लेते हैं तो बिल्कुल एंड। आपको कोई मान लो बोलता है कि मेरा 1 बजे से 3 बजे के बीच में जन्म हुआ है, तो वो पुनर्फू के कारण 3 बजे के करीब जाकर पहुंचेंगे। हो सकता है उसका 2 बजे एक्चुअल में जन्म हुआ हो। तो इसलिए इसमें जो है मैंने जैसे आपको बताया था कि किसी का सही जन्म समय पता हो और आप उनको ये बोलें कि आपको टाइम फ्रेम में वो समय दें, उसके ऊपर आपको सही प्रैक्टिस, आप उसके वहां सही पहुंचते हैं तभी आपको पता चलेगा। तो ये आपको क्लियर हुआ? जी वेरी ट्रुथफुली बीटीआर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो एस्ट्रोलॉजी समझ आ जाएगी, पर बीटीआर बहुत मुश्किल से समझ आएगी। बीटीआर मैं आपको बताऊं, मैं अभी स्क्रीन के ऊपर ही आ रहा हूं। बीटीआर जब मैंने ये चीजें देखी ना, 5-7 मिनट किसी का फर्क होगा वो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 घंटे का फर्क हो, 3 घंटे का फर्क हो, और इस तरह से जो रूल हैं ये मैंने कहा, मैंने उनकी बुक्स ली, मैंने बुक्स में सैकड़ों एग्जाम्पलें देखी, उसमें मेरी खुद की भी एग्जाम्पल है। और मेरी तो आपको क्या बताऊं, मेरी केपी डिजाइन में भी मेरी एक पहली एग्जाम्पल है, फिर बाद में, लेकिन मैंने कभी खुलासा करने की, क्योंकि वहां पर अगर मान लो चलो मैं कहता हूं हम कह भी दें, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इवेंट्स भी मैच करके बताए हैं, सब कुछ बताया है। एक्चुअल में बीटीआर जो है, हमें कम से कम स्वयं से ये आपको अपने द्वारा सीखना आना चाहिए। यानी कि आपके भी जैसे रिलेटिव्स में बच्चे हैं, उनका जन्म समय सही नोट है, आप उनको बोले कि आप टाइम फ्रेम में दें, और आप खुद इसकी खोज करें रूलिंग ग्रहों की मदद से। पुनर्फू को बार बार लेना है कि एक ही बार? मेरे ख्याल से तो एक ही बार लेना चाहिए, कि पुनर्फू ने आपको एक राइट स्टेशन पे पहुंचा दिया,
अब उसमें आपको अपना आगे का स्थान अब उसमें बिना पुनर्फू की सहायता से और रूलिंग ग्रहों की सहायता से देखना चाहिए। बार बार पुनर्फू ले रहे हैं तो हम तो एंड पॉइंट पे ही हमेशा ही एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे। मैंने कितने एग्जांपल्स, इसलिए मैंने बीटीआर को हमेशा ये कहा कि मैं बाद में कराऊंगा, स्टार्टिंग में कई लोग कहते हैं अरे सर कोर्स स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में बीटीआर करवाइए। मैं कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप, क्योंकि बाद में करने से पिक्चर ज्यादा क्लियर पता चलेगी। शुरू में बीटीआर पर गए आप कहोगे कि अरे यही कॉम्प्लिकेटेड है, आगे की केपी पता नहीं कैसी होगी। फिर अभी सिर्फ आपका बीटीआर पे ध्यान जाएगा कि हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बड़ा ध्यान से मेरे को बीटीआर करने की आवश्यकता है। तो इसके ऊपर अभी आज यहां तक चर्चा, हालांकि बीटीआर के ऊपर मैं आगे की क्लास अभी इसके ऊपर कंटिन्यू रखूंगा। उसमें फिर मैं जो है हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। इसलिए मैं किसी की बीटीआर जल्दी नहीं करता। अब आपको भी अगर मुझसे पर्सनली पूछो तो शायद मैं किसी की बीटीआर नहीं करूंगा, क्योंकि बीटीआर करना एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड है। और पता है क्या है, कई बार होता क्या है कि इवेंट्स तो मैच हो जाएंगे कुछ ना कुछ, फिर वो पर एग्जैक्ट निकालना बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है यार। नहीं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन जो ये लॉजिक चल रहे हैं, जो ये रूल्स चल रहे हैं, जो हमें बीटीआर के लिए रूल्स दिए जा रहे हैं, अब मान लो किसी का जन्म समय सही नहीं पता, वो तो ठीक है। अब इन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स को यदि सही जन्म समय ही दे दिया जाए, मेरे बेटे का जन्म सुबह 5:50 पर हुआ था, मुझे मालूम है, लेकिन मैं इनको बोलता हूं कि मेरे बेटे का जन्म 4 बजे से 6:30 या 5 से 6:30 के बीच है, बीटीआर कीजिए। तो यदि वो 5:50, मैं कहता हूं 5:48, 5:47 भी पहुंच जाए, 5:52 भी पहुंच जाए, मैं कहूंगा बिल्कुल सही रूल है इनकी। लेकिन अगर वो पुनर्फू के द्वारा 6:30 यानी 6:15 पहुंच गए, तो मेरे तो बेटे का जन्म 5:50 मेरा नोट किया हुआ है, मैं कैसे मान लूं कि ये फिर सही है। सर अच्छा, एक क्वेश्चन है, अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं पूछती हूँ जी। किसी का अगर हमारे पास बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट है, उस पर टाइम आता है, ठीक है। अब बट उसके ऊपर हॉस्पिटल वालों ने जो दिया है सर्टिफिकेट, वो बॉय दिया है इंस्टेड ऑफ गर्ल, तो अब उसकी हमको बीटीआर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पहले तो आप इसका जवाब दीजिए मुझे। मतलब उसका जो जेंडर है वो गलत दिया है, ऐसा? हाँ जी सर। वो तो ये हम कह सकते हैं कि चलो वो तो एक उनसे गलती हुई है। एक बार दोबारा जरा कोशिश। सर अब ऐसा होता है इस केस में, एक और चीज ये भी हो सकती है कि क्योंकि थिएटर के अंदर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं कई बार, और गलती से उन्हें किसी और का बर्थ सर्टिफिकेट दिया हो, ये भी हम मान सकते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है। हालांकि इसमें वो बड़े ध्यान से नोट करते हैं, और इवन ये भी होता है कि मेरे बेटे का जब जन्म हुआ था ना, मैंने तो कान लगा लिया था, वो जो उनका डोर होता है ना, जो लेबर रूम का, मैंने कान लगा लिया था कि पहली किलकारी सुनाई दे और मैं टाइम वहां पे, वो डिजिटल वॉच थी, मैं टिक करके वो कर दूं उस पे टाइम नोट। तो मैंने 5:50 इसी तरह से ही नोट किया था, और बीटीआर में वो 1-2 मिनट, चलो वो होता ही है सर। वो 1-2 मिनट में तो इतना फर्क मेजरली नहीं पड़ता कभी कभी। और इसमें हाँ, इसमें ना कुछ ये भी है कि सिर आया पहले, या जब नाड़ काटी, या जब पीठ थपथपाई और बच्चे की रोने की आवाज आई, तो कौन सा नोट किया जाए। इसमें भी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके अलग अलग व्यूज है। कोई कहता है जब बच्चे का सिर पहले आया, हवा में आया, तो इसलिए उसको टाइम माना जाए। कोई कहता है नहीं, जब नाड़ुआ काटा गया तब माना जाए। कोई कहता है नहीं, जब उसकी पीठ थपथपाई और बच्चे ने पहली जो चीख मारी या पहला वो रोया, उसको माना जाए। तो ये इस पे भी थोड़ी सी वो है, तो इसलिए वो 1-2 मिनट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दशा वगैरह तो वो होती है। तो
सर वो आई डोंट थिंक कि उसके अंदर लगन भी इतनी जल्दी बदलेगा, बहुत रेयर होता है कि लगन बदलेगा इस केस में। नहीं, वो नहीं बदलता। हाँ, कई बार ये होता है कि नक्षत्र बदल जाएगा। हाँ, लेकिन कई बार बॉर्डर लाइन पर होता है। मेरे शायद दोनों बच्चों के ना कुछ मिनट पहले ही लगन चेंज हुए हैं, ऐसा है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने टाइम अच्छे से नोट किए थे तो इसलिए, और मैचिंग वगैरह भी है तो वो परफेक्ट है इस तरह से। तो